जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और अब थोड़ा सा हम बात करते हैं साइंस के हवाले से। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि साइंस माशाल्लाह से आने वाले दिनों में किस तरह से तरक्की कर रही है, नज़र भी आ रहा होता है। लेकिन जो पहला एरा था और अब का एरा है, उसमें जो डिफरेंस हम देख लेंगे आज, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और जो तरक्की हो रही है उसमें हमें हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आता है, उसमें साइंस का क्या फ्यूचर नज़र आता है, उस पर आज हम बात करेंगे। इसलिए हमने जो हमारे आज मेहमान जिन्हें यहाँ दावत दी है, ही इज़ साइंस कम्युनिकेटर, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सैयद पारस अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली पहला सवाल जो है वो मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि जितने भी पुराने हम अगर वक्तों को उठा के देख लें तो हमारी साइंस ने उस तरह से तरक्की नहीं करी थी। अब कहा जाता है कि जी हम बड़ा मॉडिफाई कर चुके हैं और हमारी साइंस में बड़ी जो है वो रिसर्चेज आ चुकी हैं, तरक्की हो रही है। तो व्हाट डू यू थिंक इस वक्त करंट सिचुएशन में हम कहाँ साइंस को देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में साइंस की तरक्की को अगर हम गुज़श्ता 40-50 साल में नापने की कोशिश करें तो हमने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। मैं इसका एक वाज़ेह सबूत दूं कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी तौर पर सलाहियतें हासिल की न्यूक्लियर प्रोग्राम में। अच्छा, अब ये बात सिर्फ ऐसे न्यूक्लियर की नहीं कि जिसको हम वो करें, हम कहते हैं पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर जो है, पाकिस्तान ने इसमें बहुत तरक्की की। अब देखें, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 70s में कैनप से, ये प्लांट एक वक्त आया कि इसको जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करना बंद कर दी। अच्छा। इंटरनेशनल जो हम पे एम्बार्गोज लगी, उसके बाद पाकिस्तानी साइंसदानों ने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे न फ़कत उस प्लांट को चलाया बल्कि इवन उसका फ्यूल भी खुद बनाया। ठीक है। अच्छा, ये बात वहाँ पे रुकी नहीं है, बल्कि उसके बाद अब जितने हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं या लग रहे हैं, इनमें पाकिस्तानी साइंसदानों का, पाकिस्तानी इंजीनियर्स का बहुत बड़ा दखल है। और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने तौर पे भी मैनेज कर रहे हैं। अब आप देखें ना, वेंटिलेटर्स माशाल्लाह से हम लोग बना भी रहे हैं और बिल्कुल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें, वेंटिलेटर्स एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में कियोस्क मचा हुआ था, ठीक है, ये उस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हम पे जब जब मुश्किल आई है, जब जब हमें टारगेट दिया गया है, हमने अचीव किया है। मैं रिवर्ट करूं, न्यूक्लियर के हमारे पास टारगेट था, हमने अचीव किया। हमें न्यूक्लियर मेडिसिन में ज़रूरत पड़ी, हमने उसको अचीव किया। हमने वेंटिलेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ी, हमने उसको अचीव किया। हमारे जो जो मसाइल हैं, वैक्सीन, अब हमारी रिसर्च चल रही है, वैक्सीन बन रही है हमारी, तो हम आई थिंक देखें तो अच्छे उस पे खुशाइन चीज़ों पर ही जा रहे हैं, तरक्की ही कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, शायद इस वक्त लोग में ये ख्याल करेंगे नहीं जी हम एक रोज़ी पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नहीं, ऐसा नहीं। मसाइल हर जगह होते हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे मसाइल नहीं होते? सही। सब जगह मसाइल होते हैं। पाकिस्तान जिस कंडीशन में वजूद में आया और पाकिस्तान मौजूदा जिन एक्सटर्नल फैक्टर्स का मुकाबला कर रहा है, यहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट बज़ाते खुद किसी करिश्मे से कम नहीं है। बिल्कुल सही। तो देखें, आपका स्टूडेंट पाकिस्तान में होता है, उसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, न फ़कत वो पाकिस्तान में प्रूव करता है अपनी सलाहियतों को, पाकिस्तान से बाहर अपनी सलाहियतें प्रूव करता है। और ये कतन किताबी बात नहीं है। जिस तरह ऑफ एयर बात कर रहे थे कि गुज़श्ता तकरीबन 12 साल से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मेरा आना जाना है, और चूँकि मेरा शोबा ऐसा है, मैं कहता हूँ कि साइंस कम्युनिकेशन एक ऐसा शोबा है जिसका मकसद साइंस की तहकीक को आगे फैलाना है। बिल्कुल। तो लिहाजा अब एक शोबे तक महदूद नहीं कि मैं कहूँ जी कंप्यूटर साइंस तक महदूद हैं या हम मेडिकल साइंसेस तक महदूद हैं। जहाँ भी साइंसेज होती है हम लोगों को वहाँ जाना होता है। स्टूडेंट यहाँ पे अगर प्रोटोटाइप्स की आप बात करें तो स्टूडेंट ने वो प्रोटोटाइप बनाए हैं जो दुनिया में अभी तक नहीं बने हैं। राइट। ठीक है। बहुत से लोगों के ध्यान में आता है कि अच्छा जी प्रोटोटाइप बनाना तो आसान है। असल मसला प्रोटोटाइप बनाना आसान की बात नहीं। मैं एक आपको अभी तज़किरा करूँ, एक मुकाबला हुआ, आपने जैसे सार के एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से सेंट्रल एशियन स्टेट्स की एक जो पुराना RCD था उसको बढ़ा के
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और उसमें 10 ममालिक हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स तमाम, और ईशो रीजन ये कहलाता है। ईशो रीजन में एक साइंस कंपटीशन हुआ। यू वुड बी सरप्राइज, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसमें तुर्की भी था, इसमें आज़रबाईजान भी है, इसमें ईरान भी है, जहाँ पे जो साइंस में इस वक्त काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। आज़रबाईजान की तरक्की का तो सबको पता है कि बहुत पुरानी उनकी साइंस डेवलप हो रही है। टर्की बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। इसमें जब एक कंपटीशन हुआ तो उसमें विन किया पाकिस्तान के एक बच्चे ने। एंड यू वुड बी सरप्राइज, हम जो कहते हैं कि हमारा फलाना इलाका जो है वो बैकवर्ड है और ये है वो है, वो कोयटा का बच्चा है जिसने विन किया, और उसने एक स्मार्ट हेलमेट बनाया था कि जिसका मकसद माइनर्स की ज़िंदगी बचाना था, कि माइन में अमूमन एनवायरनमेंट कंडीशन सडन चेंज होती है, माइनर को पता नहीं चलता, तो वो इस हेलमेट जो था वो माइनर को इन्फॉर्म कर देता था कि अब यहाँ ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। तो आप ये देखिए कि हाँ, अब उस बच्चे को सिर्फ मौका मिला, बनाया उसने सब कुछ पाकिस्तान में। इसी तरीके से ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम कहेंगे, अभी कोविड के उसमें हमें जो गेट्स की ज़रूरत पड़ी तमाम लोकली मैन्युफैक्चर किए गए। हमें इससे पहले जब मैंने कहा ना कि जब हमारे सामने एक टारगेट आया है, हमने अचीव किया, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारी फैकल्टी ने, और यकीनन इस पे फैकल्टी का भी कमाल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेंटोर्स का होना तो सर पे लाजमी है। अच्छा, इसी से रिलेट करूंगी एक और चीज़ को। अभी दौर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक्स का एंड कार्स का, तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है आपको नज़र आ रही है, क्या चैलेंजेस इसके हमने फेस किए और किस तरह से इनका फ्यूचर हमें पाकिस्तान नज़र आता है? देखिए, मैं यहाँ पे डॉक्टर अताउर रहमान हमारी मायना साइंसदा हैं, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। उनके एक आर्टिकल का हवाला दूंगा कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये जो फॉसिल फ्यूल कार्स हैं, नॉर्मल जिसको हम पेट्रोल कार कहते हैं या डीजल कार कहते हैं, इनका मुस्तकबिल कितना है या क्या है। तो उन्होंने बहुत क्लियर इस बात को मेंशन किया कि फॉसिल फ्यूल कार का मुस्तकबिल इंटरनेशनली 10 साल से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और ये बात नजर आ रही है जिस तरीके से दुनिया, क्योंकि हम देखें ना हाइब्रिड पे भी चले गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ ही रहे हैं। जी हाँ, लेकिन दुनिया को इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें जहाँ पे गुर्बत और तालीम है, वहाँ एक बड़ा मसला माहौलियात का है। अच्छा। अगर हम यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखते हैं तो उन्होंने जो 17 गोल अपने हदफ में मुकर्रर किए इंसानियत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें क्लाइमेट चेंज एक बड़ा हदफ है। क्लाइमेट चेंज में जितनी तेज़ी, मतलब मौसमियाती तगय्युर जितना तेज़ हो रहा है, इसकी वजह से ये हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहा है। सही। मसलन बहुत छोटी सी मिसाल है, थोड़ा सा ज़िमनी बात, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इस्लामाबाद में आप, मेरी उम्र 50 साल हो गई है तो मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, आपकी अभी नहीं है, लेकिन बहरहाल आप भी अगर अपने बचपन से आज याद करें तो बाहर का मौसम आप महसूस करेंगे कि घटता चला जा रहा है। बाहर हमारे यहाँ, हमारे पहले 4 क्लियर मौसम थे, सर्दी, गर्मी, बहार, बरसात। सही। आज हमारे पास सर्दी है, गर्मी है, बाहर तकरीबन खत्म हो गई है, और बहुत छोटा लिमिटेड टाइम हो गया, बहुत छोटा हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब यही फिनोमेना अगर हम दुनिया के दीगर ममालिक में देखें, मिसाल के तौर पे इटली और हमारा जो है माहौलियात तकरीबन, मौसमियात तकरीबन मिलती जुलती है, इटली में भी यही सूरत हाल थी और आज वहाँ पे बाहर का मौसम ख़त्म हो चुका है। अच्छा, जब एक मौसम ख़त्म होता है तो समझिए कि उससे वाबस्ता तमाम हशरात, परिंदे, नबातात, इन सब का खात्मा हो जाता है, एक पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। तो लिहाजा दुनिया के लिए इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्लाइमेट चेंज में जब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं, तो उसमें फॉसिल फ्यूल जो है ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ठीक है, तो लिहाजा उसी पे बेस करते हुए डॉक्टर अताउर रहमान ने जो बात की थी, उन्होंने कहा कि जी 10 साल में दुनिया से दीगर ममालिक से जो है, जो जिनकी तरक्की की रफ्तार निस्बतन तेज़ है, वहाँ से 10 साल में ख़त्मा हो जाएगा, और फिर ग्रेजुअली बाकी मुल्कों से भी। अब जब हमें कहें कि जी जब दुनिया में फॉसिल कार्स बनना बंद हो जाएंगी, फॉसिल फ्यूल कार्स, तो यकीनी बात है उसका कोई ऑल्टरनेट है। उसमें एक ऑल्टरनेट हमारे पास जो है वो फिलहाल हाइब्रिड है, लेकिन दुनिया जिस तरफ तेजी से जा रही है वो इलेक्ट्रिक है। कि बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल्स बनाई जाएं, ताकि जो माहौलियात तबाह हो रही है
उसको रोका जा सके, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है ना, ये जब बर्न होता है, जब हम इसको पेट्रोल की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, डीजल की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, अब चाहे धुआं गाड़ी से निकले या ना निकले, मैं तो एक ख्याल करता हूँ कि जी आप, मेरी गाड़ी जो है बहुत अच्छी नहीं, वो तो धुआं दे नहीं रही, ठीक है वो धुआं नहीं दे रही, लेकिन उसके बावजूद जो उसमें तेल जल रहा है उससे माहौल का नुकसान हो रहा है, कार्बन का इखराज हो रहा है। अब आप देखें ना कि अक्सर जो बड़ी डीजल कार्स होती हैं वो किस तरह का काला धुआं फेंकती हैं, कितना पॉल्यूटेड कर देती हैं एरिया को, कि आपके इंसान तो छोड़े चरिंद परिंद उस चीज से परेशान हो जाते हैं। अब देखिए वो पोल्यूशन है जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन हाँ जो आम कार है उसका पोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो बाहर खैर मुतासिर करी। तो इसके ऑल्टरनेट में दुनिया ने हाइब्रिड बनाई, और हाइब्रिड जो है वो एक्चुअली मजमुआ है पेट्रोल फॉसिल फ्यूल, नॉर्मली अभी तक पेट्रोल के साथ हाइब्रिड बनाई गई है कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कि जहाँ पे वो एक मैकेनिज्म है जिसके तहत दोनों साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, और लेकिन उसमें पेट्रोल का इस्तेमाल कई गुना कम हो जाता है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि तकरीबन 2/3 कम हो जाता है, तो भेजा नहीं होगा। अच्छा, ये भी तो सुनने में आता है कि सोलर रिलेटेड भी ये इस तरह की व्हीकल्स आ जाएंगी, तो उनका क्या सूरत हाल है? देखिए सोलर टेक्नोलॉजी ऑल्दो कि अभी काफ़ी वक्त गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद उसके कुछ बैरियर्स हैं। अच्छा, मसलन एक बैरियर जो सबसे बड़ा है कि हम ये जो इतना बड़ा सारा एक पैनल देखते हैं और हम कहते हैं कि ये इतने 100 वाट का है, तो बुनियादी तौर पे उसकी एफिशिएंसी अभी 30% से ऊपर नहीं गई है। अच्छा, ठीक है, लिहाजा एक तो ये उसके बैरियर हैं, दूसरे उसमें जो अभी बैरियर है जो अभी किसी हद तक सॉल्व हो गया, मतलब लैब लेवल पे तो रिजॉल्व हो गया कि ये सॉलिड आपको एक पैनल की शेप में नजर आता था, आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते थे, आप इसको कपड़े के तौर पे नहीं लेकिन अब बाहर कर ये लैब लेवल पे हो गई हैं चीज़ें, फोल्डेबल पैनल्स भी आ रहे हैं, और इस तरह के पैनल्स आना शुरू हो गए हैं कि जिनसे आप मुस्तकिल बिजली ले सकें। दूसरा एक छोटा सा इशू और भी है उसमें कि आपको उसकी जब आप सोलर से एक सर्टन डायरेक्शन में होंगे तो आपको ज़्यादा बिजली में आप बना सकेंगे, आप उस डायरेक्शन में नहीं होंगे तो बिजली कम बना सकेंगे। इस सारे का तोड़ जो अभी दुनिया महसूस कर रही है वो ये कि सोलर को हमारी आम जिंदगी में आते हुए वक्त लगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप घर की छत पे सोलर पैनल लगा लें, आप उससे बिजली प्रोड्यूस करें, लेकिन मैं अगर इसी जुमले को दोहराऊं कि आप उससे बिजली प्रोड्यूस करें, डायरेक्ट कंज्यूम करेंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम है। जब आप उससे बिजली प्रोड्यूस कर रही हैं तो हाँ, अब उस बिजली को आप किसी और मायने में यूज़ करें। मतलब मैं ये कहूँ कि आप सोलर से बिजली प्रोड्यूस करें और उसके ज़रिए अपना मोबाइल चार्ज कर लें, आप उसके ज़रिए अपनी गाड़ी चार्ज कर लें, आप मोटरसाइकिल चार्ज कर लें। राइट, ये हो सकता है और हो रहा है, लेकिन ये कि डायरेक्ट हम ये कहें कि सोलर से बनी हुई गाड़ी, अच्छा, वो थोड़ा सा अभी डिस्टेंट है। वजह यह है कि उसमें जिससे मैंने कहा कि उस पैनल्स की एफिशिएंसी का भी दखल है, उसमें गाड़ी की जो छत है या जहाँ जहाँ पे सोलर लग सकता है वो अभी लिमिटेड है। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ भी आपको बताऊँ कि इवन पाकिस्तान में एक कंपनी है जिसने सोलर की मदद से चलने वाली पेट्रोलिंग कार्स बनाई हैं। ओके, जिस तरह से आप हम नॉर्मली पेट्रोल कर रहे हैं, और कोई पर्पज़ नहीं है, आर्मी की जिस तरह से व्हीकल्स होती हैं वो सिर्फ पेट्रोल कर रही होती हैं, तो उन्होंने वो जीप्स बनाई हैं जो सोलर के जरिए चल रही होती हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक्स का और जो कार्स का हम अभी जिक्र कर रहे थे, तो हमें भी या अपने मुल्क में नज़र आ रहा है कि इस तरह की जो कार्स हैं वो लॉन्च हो गई हैं, और इनका जो इन फ्यूचर वो है अच्छा एक स्क्रीनिंग नज़र आती है कि बेटर फ्यूचर नज़र आ सकता है इसकी वजह से। देखें, सोलर इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ ये अभी बाकी दुनिया में भी आप देखें तो निस्बतन अभी इतना राइज नहीं है। हाँ, चल रही हैं आने वाले वक्तों में इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं मार्केट में, बड़े बड़े ब्रांड्स ने लॉन्च की हैं, और लेकिन उसके साथ कुछ मसाइल वाबस्ता भी हैं। मसलन वही बात कि उनकी चार्जिंग के कुछ मसाइल हैं, उनकी चार्जिंग की अवेलेबिलिटी के मसाइल हैं कि भाई आप हर पॉइंट पे उसको रख के चार्ज नहीं कर सकते। सही, अब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। पेट्रोल पंप्स को रखना पड़ेगा फिर चार्जिंग का, जैसे हम पेट्रोल डलवाते हैं हर जगह जाके, और बस अल्लाह करे कि एक हमें जो है उस चीज का सुकून मिल जाए कि जो व्हीकल्स की जो वो प्राइसिंग है वो उस हवाले से नीचे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से आप बात करें तो अभी बहुत डिफरेंस है। राइट, लेकिन जो इसमें बहुत ही खुशाइन बात है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से है, जो स्कूटीज एंड वो इस तरह की चीजें सामने नजर आती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपसे ये शेयर करूं कि
पाकिस्तान ऑलरेडी मोटरसाइकिल की सनत में बाकी दुनिया से बहुत बेहतर है। ठीक है, हम बहुत से ममालिक को अपनी मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट करते हैं। इवन ये जो आप देखते हैं हमारी ट्राईसाइकिल्स जो बने हुए हैं, जिसको उर्फियत में हम चिंगची कहते हैं, हम ये बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। सही सही। तो हमारे यहाँ का जो इकोसिस्टम है मोटरसाइकिल्स के हवाले से, आप देखें वो मोटरसाइकिल बेस्ड है। मैं आपसे कहूँ कि आपने आखिरी दफ़ा स्कूटर कितनी दफ़ा देखा है? हर दफ़ा ही ज़्यादा दिखता है। नहीं, आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ स्कूटर जो है, अच्छा जो बेसिक, ओके ठीक है, राइट, वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो इक्का दुक्का अगर किसी को शौक है तो क्लासिक कार्स में और उसमें शामिल हुआ हुआ है। यस, राइट, ठीक है। लेकिन यही चीज आज से 30-40 साल पहले ज्यादा थी। हाँ, वेस्पा हर दूसरे घर में नजर आ रही होती थी। अब ये हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, तो हमारे यहाँ मोटरसाइकिल है। ओह यस। दुनिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से जो ट्रेंड है, जिस तरह आपने खुद कहा स्कूटी, ये उस स्कूटर की वजह से उसको कहते हैं स्कूटी। दुनिया में स्कूटी या स्कूटर का ट्रेंड ज़्यादा था, तो उनके लिए ज़्यादा आसान था उसको मैनेज करना, क्योंकि आपको याद होगा कि स्कूटर में बजाते खुद एक स्टोरेज बॉक्स भी होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो बहुत आसान था कि उसका, वैसे मैं आपसे शेयर करूं कि स्कूटर की मैकेनिक्स मोटरसाइकिल की मैकेनिक्स की निस्बत आसान है। अच्छा। बहुत सिंपल है। तो दुनिया ने बड़ा आसानी से उसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया और वो स्कूटीज बन गई और मार्केट में आ गई। सही। हमारे यहाँ चैलेंज ये था कि हमारे यहाँ स्कूटर इस्तेमाल में नहीं है कॉमन। हमारे इस्तेमाल में क्या है? मोटरसाइकिल है। ठीक है। अब इस मोटरसाइकिल को दो सूरतें हैं हमारे पास कि हम या तो इसको कन्वर्ट करें या हम नई इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाना शुरू कर दें जो इसी के पैटर्न पे हों। मैं समझता हूँ कि हमारे इकोसिस्टम में हमारे जो इंजीनियर्स, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे बेहतरीन काम ये किया कि उन्होंने इस पे रिसर्च किया और इस पे फोकस किया कि एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम ही यूज़ हो जाए। मैं जो इकोसिस्टम बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी बुनियादी वजह ये कि देखें, आपसे मैं कहूँ कि मोटरसाइकिल मैकेनिक पाकिस्तान का कौन सा कोना है जिसमें नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, आप कहेंगे हर जगह मिलेगा, कोई जगह ऐसी नहीं। आप पहाड़ों में भी चले जाएं, वहाँ भी आपको मोटरसाइकिल मैकेनिक मिलेगा। और अगर मैं कहूँ कि अच्छा, अगर इस मोटरसाइकिल में से इंजन ही निकाल दिया जाए तो फिर जो इसका रिपेयर और मेंटेनेंस है वो ज़ीरो कॉस्ट है। जो चेसिस है उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, अनटिल और अनलेस कि मैं जाके किसी जगह पे ठोक ना दूं। और इसी तरीके से जो व्हील्स हैं वो इस हद तक बेहतर हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो सबसे अच्छा काम हुआ, और मैं जिसको समझता हूँ कि दुनिया में जिस पे कम फोकस हुआ वो हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस हुआ है कि एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल्स को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट किया जाए, या जो इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस की गई हैं वो बजाते खुद इसी मॉडल का। सही। और ये हमारे सिस्टम को फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। ये हमारे सिस्टम को फ़ायदा भी बहुत पहुंचा रही हैं। और बहुत दिलचस्प बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बाज़ कंपनीज ने इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च भी कर दी हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक बाइक्स में यूजली जो लोगों की एक मिसकंसेप्शन है, मैं ख़ास तौर पे उसको बताना चाहूँगा। हम ख्याल करते हैं कि जी शायद फ़ायदेमंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी, या ये कि इसके लिए तो हमें फिर चार्जिंग के हाँ, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक स्कूटीज हैं जिनकी 60 से ऊपर की रेंज ही नहीं है। बिल्कुल। या दूसरे जहनों में लोगों के आता है कि जी यहाँ तो बिजली नहीं है तो चार्जिंग कैसे होगी? हाँ, ठीक है। वन बाय वन अगर हम इसको बात करें, सबसे पहली बात कि इसकी जो है वो स्पीड, एवरेज स्पीड शहर में किसी भी मोटरसाइकिल की वो 50-55 से ऊपर नहीं होती। ठीक है। आपको रेयर होता है, आपको रोड मिलती है, आप भगाते हैं, आप मसलन 80 पे चलाएंगे, 100 पे चलाएंगे, लेकिन आपको फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा। आप अंदरूनी शहर चला रहे हैं, आप कंजेस्टेड एरिया में चला रहे हैं, तो वहाँ 35, 40, 50 से ऊपर बाइक नहीं चलती। हाँ, जब भी मेरे ख्याल से आसानी से लड़कियां आजकल स्कूटी बड़ा चला रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पीड। अच्छा, मजेदार तो पाकिस्तान में तो लड़कियों ने बाइक्स चलाना शुरू ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे बड़ा एक अच्छा एक जेस्चर लगता है कि बड़ा एक मतलब एक ये तरह से ना आपकी तरक्की ही है कि आपकी खवातीन भी इस तरह से बाहर निकल कर आ रही हैं और बड़े अच्छे माहौल के अंदर जो है वो इस तरह की स्कूटीज चला रही हैं। इस वक्त हमारे यहाँ ये फिर एक ज़िमनी बात लेकिन बराह रास्त मुताल्लिक है कि हमारे यहाँ ख़वातीन की आबादी 53% के करीब है। 50% तो कम से कम ज़्यादा ही है। अब अगर आप 50% को मैं अपने आधे जिस्म को पाबंद कर दूं कि नहीं, मैंने अपना हाथ भी नहीं हिलाना, एक टांग भी नहीं हिलानी, एक कान से नहीं सुनना, एक आंख से नहीं देखना,
तो क्या मेरी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? बिल्कुल सही बात है, आधी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जी, पारिस साहब बहुत शुक्रिया, और वाकई बड़ी अच्छी एक ये इनोवेटिव चीज़ें सामने आई हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह से अब तरक्की हो रही है, जहां हम दूसरे मुल्कों को देखकर बड़ा एक रश्क करते थे कि जी उसमें तो ये चेंजेस आ गए, वहाँ तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वहीं हम अपने आप को भी उसमें शामिल कर लेते हैं कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसी रफ्त पे जा रहे हैं। तो उसके लिए इन फ्यूचर हम यही दुआ करते हैं कि और मज़ीद बेहतरी आए, और इंशाल्लाह जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुनने में आता है वहां हम देख सकें कि किस तरह से जल्द तरक्की कर रही है और आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।